बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना टॉपिक 4.2 माइटोसिस का स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास माइटोसिस की डेफिनेशन आ जाती है कि माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल्स जिस तरह से डिवाइड करते हैं, एक से दो, दो से चार होते हैं, इन विच ये सेल डिवीजन की एक टाइप है माइटोसिस। सेल डिवीजन की तीन टाइप्स हैं: माइटोसिस, मेयोसिस और बाइनरी फिजन, जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। ठीक है। अब माइटोसिस को यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो सेल डिवीजन की टाइप है। इसमें होता क्या है कि सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बनाता है। एक जो पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है, वन डॉटर सेल और टू डॉटर सेल। ठीक है। और दोनों डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये इस वजह से आपकी बुक में हाईलाइटेड है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी डेफिनेशन में ज़रूर मेंशन होना चाहिए कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दो नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने ये एक चीज़ अपनी डेफिनेशन में लिख दी। एज अ प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, मतलब पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अब जितने दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं सबके डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमंस के 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब है अगर पेरेंट में 46 हैं तो डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है। जिस तरह से हम जूतों की बात करते हैं, जूतों की अगर हम अपने की बात करें तो जूते हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। मतलब वन पेयर ऑफ शूज़ में आपके दो जूते आते हैं, टू शूज़ आते हैं। इसी तरह से वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में आपके पास टू क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है। ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और इसमें आपके पास टू क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। ये वन क्रोमोसोम और ये टू क्रोमोसोम। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जिस तरह से जूते आपके पास एक जैसे होते हैं, दो जोड़े एक जैसे होते हैं, उस तरह से क्रोमोसोम्स भी जो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें एक जैसा मैसेज होता है। आपने जूतों की मिसाल लेनी है कि एक तरह का जूता दूसरा दूसरे तरह का जूता आप नहीं पहन सकते। उसी तरह से पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में एक जैसा ही मैसेज होता है, नॉर्मली 90%। जब हम सोमेटिक सेल्स की बात करते हैं, अब सोमेटिक सेल्स क्या हैं? माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब कि गेमीट्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। अब सोमेटिक सेल्स जो हैं हमारे पास, वो ऑल द सेल्स एक्सेप्ट गेमीट्स। गेमीट्स कौन से होते हैं? गेमीट्स या गेमेटिक सेल्स या इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है। सिर्फ ये जो हैं गेमेटिक सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये हमारे पास जो हैं वो उनमें मेयोसिस होती है, बाकी सब में सोमेटिक सेल्स होते हैं, बाकी सब। और सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस ही होती है। ये हमारे स्किन सेल्स, हमारे ऑर्गन्स के सेल्स, ये सारे जो हैं ये सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। अब आपकी बुक ने थोड़ा सा ये वन लाइन में बाइनरी फिजन डिस्कस की है। अब जो बाइनरी फिजन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोट्स में होती है, जबकि माइटोसिस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होने वाला अमल है। बाइनरी फिजन प्रोकैरियोट्स में होती है। प्रोकैरियोट्स डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल्स। अब प्रोकैरियोट्स भी डिवाइड करते हैं और आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं, लेकिन इनके इवेंट्स जो हैं, स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। अब वो क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि हमने बाइनरी फिजन में कोई क्रोमोसोम्स की बात नहीं की, कोई जीन्स की बात नहीं की। हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स की और सिंपल आइडेंटिकल सेल्स की। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल हैं, उनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उनमें जेनेटिक मैसेज प्रॉपर नहीं है। इस वजह से उनकी सीधी सीधी डिवीजन होती है। एक से दो, दो से चार सेल्स बनते हैं, एक से दो सेल बनेंगे और हर सेल आगे फर्दर डिवाइड होता जाएगा और उनकी कॉलोनीज बनती जाती हैं। ये बाइनरी फिजन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। अगर आपको छोटा सा इसका कंपैरिजन दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन में प्रोकैरियोट्स में होती है, माइटोसिस यूकैरियोट्स में होते हैं। बाइनरी फिजन का मकसद क्या होता है?
बाइनरी फ्यूजन का मकसद होता है कि हमने एक नई ज़िंदगी को, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देना है, या कॉलोनीज बढ़ानी है, या नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाना है। जबकि ये काम यूकैरियोटिक सेल में मियोसिस का है। न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू फीचर, न्यू स्पीशी बनाना मियोसिस का काम है। माइटोसिस का काम सिर्फ ग्रोथ और रिपेयर का है, कि आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बाइनरी फ्यूजन के स्टेप सिंपल हैं। क्यों सिंपल हैं? क्योंकि इसमें ना ट्रू न्यूक्लियस है, ना जेनेटिक मैसेज न्यूक्लियर एनवलप में है। सीधा सीधा काम है, सीधा सीधा सेल डिवाइड होता जाएगा। जबकि माइटोसिस का जो अमल है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप से घिरा हुआ है। इसमें बेशुमार कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस में सबसे पहले उसने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है माइटोसिस का। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग, ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। इसने डिस्कवर किया था इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन 1880s। वॉल्टर फ्लेमिंग 1880s। अब दो मेजर फेजेस उसने माइटोसिस के डिस्कस किए थे। उसने ये कहा था कि माइटोसिस के दो मेजर फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब जैसा कि आपको पता है, काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट, हिलना जुलना, या डिवाइड होना, या बढ़ना, आगे जाने को, मूवमेंट को। ये मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं वर्ड काइनेसिस के, ये इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कोई ना कोई हरकत हो रही है, कोई ना कोई डिवीजन हो रही है। काइनेसिस का ये मतलब है। अब कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस, और साइटो वर्ड का मतलब है साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस में डिवीजन, तोड़ फोड़, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रही है, जबकि साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब नेक्स्ट हम कैरियोकाइनेसिस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हमारे पास माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस है, और सेकंड, या इसको लास्ट स्टेप भी कहा जा सकता है, साइटोकाइनेसिस है। अब कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे। कैरियोकाइनेसिस, जैसे कि मैंने आपको कहा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। इसके 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये इनके इनिशियल्स मैंने लिख दिए हैं। पी मैट, आप इसको पी मैट से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास फेज आ जाती है प्रोफेज। आपकी बुक कहती है कि ड्यूरिंग प्रोफेज, अब होता क्या है, हमने जो चीज़ें मोटी मोटी डिस्कस की हैं, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस। अब अगर ये दो पैराग्राफ्स आप फ़िलहाल छोड़ के आप एक दफ़ा पिक्चर से इसको समझें तो आपको बहुत ही अच्छा समझ आएगा। अभी हम बुक को यहाँ रख देते हैं और पिक्चर से आपको समझाते हैं। ये अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज के स्टेप से पहले ऐसा हमारा सेल दिखता है। ये हमारा जो है वो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये हमारा साइड पे सेंट्रोमेर पड़ा है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है। ये ब्लू और पिंक से जो हमारे पास क्रोमेटिन है, जो हमारे पास न्यूक्लियर जेनेटिक मैसेज है, वो सेल में ऐसे पड़ा है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धागे की तरह ऐसे सेल न्यूक्लियर एनवलप के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक शक्ल है हमारे सेल की डिवीजन से पहले। अब जब प्रोफेज होती है तो सेल अपनी इस हालत से तब्दील होकर किसी और हालत में जाता है। अब इसको समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो आपकी बुक की लाइन्स हैं उनको एक एक लाइन डिस्कस देखें, और ये देखें कि हो क्या रहा है। सबसे पहले आपकी बुक ने लाइन बात की है कि थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, ये जो थ्रेड लाइक मैसेज हमारे पास पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, ये कंडेंस होता है, मतलब थिक होता है। हमने देखा है कंडेंस मिल्क, आपको पता होगा, मिल्क की निस्बत कंडेंस मिल्क अगर किसने देखा है तो बहुत ही गाढ़ा दूध होता है, ठीक है, पेस्ट की तरह का। तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि जब कंडेंसेशन होगी तो चीज़ थिक होगी। अब ये थ्रेड लाइक धागे से पड़े हैं, ये कंडेंस होंगे तो मेक थिक विजिबल क्रोमोसोम। अब यही जेनेटिक मैसेज इस हालत में पड़ा है तो इसको हमने कहा क्रोमेटिन। लेकिन जब ये कंडेंस हो गया तो इस शक्ल में आ गया, इसको हमने कहा है
क्रोमोसोम। अब ये एक चीज़ आपके समझने की है कि ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 2nd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक ये क्रोमोसोम है, इन दोनों में एक जैसा मैसेज है। ये एक ही जूते के 2 पाँव हैं, ये एक और जूते के 2 पाँव हैं, ठीक है, इनमें एक जैसा मैसेज है। नेक्स्ट आपकी बुक कहती है ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब हमने क्रोमेटिन और क्रोमोसोम की टर्म समझ ली, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी समझ लिया क्या है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये एक जूता, ये दोनों जूतों के पाँव, ठीक है। ये चीज़ आपने इस वजह से इनको सेम कलर में डिपिक्ट किया गया है आपकी बुक में भी, और मैंने भी यहाँ ऐसे ही दिखाया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है? ये हमारे पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। ये अब हमारे पास एक क्रोमोसोम आ गया, एक पाँव का जूता आ गया, ठीक है। अब आपने ये देखना है, ये समझना है कि अब हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास एक जैसे 2 जूते के पाँव पड़े हैं, ठीक है। अब उसमें से एक निकाल के हमने उसके फीचर्स, उसका सोल कहाँ पे है, लेसिस कहाँ है, ये चीज़ें अगर हमने देखनी होंगी तो वो दूसरे जूते की भी तो वहीं होंगी ना, वहीं सोल होगा, वहीं इस जूते के लेसिस होंगे। अगर कोई डिज़ाइन एक जूते में बना हुआ है तो दूसरे जूते में भी वैसा ही डिज़ाइन होगा। ये समझना है आपने कि अब हमने इसमें से ये एक उठाया है और इसको जूम करके देखा है कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम। इस एक क्रोमोसोम में ये 1 क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड, इनको हम कहेंगे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये क्रोमेटिन था, TIN, और ये क्रोमेटिड है, ठीक है। ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। आपने एडजॉइनिंग ट्विंस का सुना होगा, वो ट्विंस जो आपस में जुड़े होते हैं पैदाइशी तौर पे, आपने उनको जहन में रखना है कि ये उसी तरह से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है इनका, ये कहलाता है सेंट्रोमेयर। ये दोनों हैं, ये 1 सिस्टर क्रोमेटिड, 2 सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और ये सारा स्ट्रक्चर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमेयर को मिला के इकट्ठे कहलाता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपका सेल, अब देखेंगे जो फाइनल स्टेप में आपका सेल डिवाइड होके आता है ना, वो इस शक्ल में आता है। अभी इसको मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, आपने बस ये ध्यान में रखना है कि इस शक्ल में आता है, ठीक है। उसके बाद आपका सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे पड़ा रहता है, सारी ज़िंदगी वो इस हालत में पड़ा रहेगा, ठीक है। फिर जब सेल को ज़रूरत होगी कि उसको नंबर ऑफ कॉपीज़ चाहिए, मल्टीप्लाई करना है सेल ने, तो वो आपके न्यूक्लियस को मैसेज देगा कि अच्छा, हमें जो आपके पास ये मैसेजेस पड़े हैं, हमें इसकी कॉपी चाहिए। अब आपका सेल क्या करेगा? आपका सेल जल्दी से, ये 1 सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, इसकी एक कॉपी बना देगा, इसको 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देगा, ठीक है, इसको भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बना देगा। अब इन दोनों में भी एक जैसा मैसेज था, और ये 1 2 3 4 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स में भी एक जैसा ही मैसेज है। क्यों? क्योंकि एक सेल से इसने 2 कॉपियाँ बनानी है, तो दोनों में एक जैसा मैसेज भेजना है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास बुक आपकी कहती है न्यूक्लियोलस एंड, ये NE न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट्स। जो आपका न्यूक्लियोलस होगा वो, और जो न्यूक्लियर एनवलप होगा वो, ये दोनों चीज़ें गायब हो जाएंगी, आपके सेल में नहीं रहेंगी, मौजूद ही नहीं होंगी, सिरे से होंगी ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा ये कि सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट, जो आपका सेंट्रोमेयर था, जो आपका सेंट्रोमेयर सेल मेम्ब्रेन के पास पड़ा होता है, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, वो भी 1 से 2 हो जाएगा। ये पहले 1 था और मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। व्हेन माइग्रेटिंग मेक स्पिंडल फाइबर्स, जब आपका ये सेंट्रोमेयर है, ये माइग्रेट करेगा, माइग्रेट करने का मतलब है हिजरत करेगा, अपनी असली जगह से एक और जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? ऑपोजिट पोल्स पे जाएगा। ये यहाँ पे है ना, ये 1 से 2 होगा, ठीक है, 2 से 2 वो बन गए हैं, सेंट्रोमेयर बन गए हैं। अब एक सेंट्रोमेयर इस तरफ जाएगा पोल के, दूसरा इस तरफ जाएगा। अब पोल और इक्वेटर का आपको बता दूं, ये अगर अर्थ है या कोई भी सर्कल है, कोई बॉल है आपके पास, जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, उसको हम कहते हैं
इक्वेटर, और जो साइड्स वाले हिस्से होते हैं ना, उनको हम कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे पोल्स। आपने अर्थ का भी सुना होगा, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और सेंटर में होता है इक्वेटर। ठीक है, इसी तरह से सेल का भी हमने पोल्स और इक्वेटर्स को जहन में रखना है। अब ये माइग्रेट करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं, इस साइड पे चला जाएगा, दूसरा इस साइड पे चला जाएगा, और साथ आपस में जुड़े रहने के लिए, जिस तरह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को दरमियान में खींचती है, उसी तरह से इन सेंट्रोमेयर्स की भी आपस में जो फोर्स होगी, जो कुवत होगी, जो इनको आपस में जोड़ेगी, वो ये इनके स्पिंडल फाइबर्स होंगे। इनके अंदर से जो स्ट्रक्चर सा निकल रहा है, डॉटेड स्ट्रक्चर्स, ये इन दोनों को आपस में कनेक्टेड रखेगा। इसको हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर। अब एक और चीज़ जो आपकी बुक ने डिस्कस की है, स्पिंडल फाइबर और माइटोटिक स्पिंडल। अब ये स्पिंडल फाइबर है, ये एक स्पिंडल फाइबर है, ये एक स्पिंडल फाइबर है। ये तीन स्पिंडल फाइबर्स इन दो सेंट्रोमेयर्स को आपस में जोड़ रहे हैं, लेकिन इस सारे स्ट्रक्चर को स्पिंडल फाइबर्स कनेक्टिंग फ्रॉम वन सेंट्रोमेयर टू सेकंड सेंट्रोमेयर, ये पूरी एंटिटी को हम कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल। लेकिन ये सिंगल सिंगल को हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर्स। ये भी स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल फाइबर, ये भी स्पिंडल फाइबर, इसको इकट्ठे हम कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल। अब प्रोफेज के एंड पे होता क्या है, ये सेल था आपके पास, होता क्या है कि आपका न्यूक्लियर एनवलप ख़त्म हो गया, आपका न्यूक्लियोलस ख़त्म हो गया, आपके जो ये क्रोमेटिन था ये कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आपका सेंट्रोमेयर था इसके सेल मेम्ब्रेन के पास, ये डुप्लीकेट हो गया और पोल्स पे चला गया, और आपस में इन्होंने कनेक्ट होने के लिए ये स्पिंडल फाइबर्स बना दिए। इस सारे स्ट्रक्चर को कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, ये डॉटेड शक्ल में इस वजह से दिखाया गया है न्यूक्लियर एनवलप के, ये ऑलमोस्ट ब्रोकन है, ये गायब हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और बाकी सारा जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो कायम रहेगी, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप ख़त्म हो जाएगा। सारा कुछ साइटोप्लाज्म में ऐसे इस हालत में पड़ा होगा। अब आई होप यहाँ से यहाँ तक क्या क्या स्टेप से गुजरता है सेल, ये हमने सेपरेटली डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम प्रोफेज का टॉपिक पढ़ेंगे बुक से, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब आपकी बुक कहती है कि ड्यूरिंग प्रोफेज थ्रेड लाइक क्रोमेटिन कंडेंसेस एंड मेक्स थिक विजिबल क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्या हुआ, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गए, ये हमने देखा। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये क्रोमोसोम था, ठीक है। अब ईच क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में वन सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और अटैच होते हैं एक सिंगल पॉइंट से, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज, ये भी हमने देख लिया कि ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जानी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चेंजेस आती हैं वो ये हैं कि अभी सबसे पहले आपने देखा है कि हमने सारी क्रोमोसोम की चेंजेस डिस्कस की कि होता क्या है। प्रोफेज में सारी क्रोमोसोम क्रोमोसोम की चेंजेस हमने डिस्कस की। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको टू सिस्टर क्रोमेटिड्स क्यों कहलाते हैं, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं, ये हमने देखा। ये पहला पैराग्राफ सिर्फ क्रोमोसोम पे मबनी था। अब सेकंड में हम देखेंगे सेंट्रोसोम। पहले क्रोमोसोम, फिर सेंट्रोसोम। हम होता क्या है कि सेंट्रोसोम भी वो कहता है डुप्लीकेट करके टू हो गया। ठीक है, दोनों सेंट्रोसोम माइग्रेट करके ऑपोजिट साइड्स पे, पोल्स की तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड्स पे माइग्रेट करके, व्हेन दे आर माइग्रेटिंग दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। अब हमें पता है कि सेल के अंदर बेशुमार माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े होते हैं। पूरा साइटोस्केलेटन में हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा एक ढांचा होता है हमारे पास, जो है साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन का पूरा ढांचा एक होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह का बना होता है। अब ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम होता है ना, ये भी एक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स को इकट्ठा करके ये जो थ्रेड लाइक कनेक्शन आपस में बनाता है, ये जो कनेक्शन इनका आपस में बनता है, इस कनेक्शन को बना होता है ये कनेक्शन माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और इसको कहते हैं हम स्पिंडल फाइबर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे सेट को हम कहेंगे माइटोटिक स्पिंडल। इन दोनों का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव और डेफिनेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
अब आपकी बुक कहती है, ये अब हमने पहले क्रोमोसोम की बात की, फिर सेंट्रोसोम की। अब आपको पता है एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो अब प्लांट सेल की बात करेंगे। प्लांट सेल में क्या होता है? ठीक है, देयर इज नो सेंट्रोसोम, देयर माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब सेंट्रोसोम तो होता नहीं है, लेकिन उनका जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो बनता है स्पिंडल फाइबर्स जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं उनके इकट्ठे होने से। वो आपस में मिलते हैं और पूरा जो कनेक्शन है, हमारा जो सेल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको कनेक्ट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स जो पड़े होते हैं वो आपस में मिलते हैं और पूरी एंटिटी बनाते हैं, आके कनेक्ट करके इसको सेपरेट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं हम मेटाफेज में देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोफेज की तरह मेटाफेज भी पहले हम अपने नोट्स से डिस्कस करेंगे, फिर हम बुक से रीड करेंगे कि मेटाफेज में होता क्या है। अब इस हालत में आपकी ये जो पिक्चर पहले प्रोफेज में यहाँ से आप यहाँ तक का सफ़र किया था, ठीक है। अब ये पिक्चर सेम टू सेम यहाँ बनी हुई है, ठीक है। इस पिक्चर से आगे हमने यहाँ तक का सफ़र करना है, वो कैसे? Some spindle fibers bind with chromosomes and attach to a point of centromere where special chromatographic protein is present. अब होता क्या है, आपकी बुक कहती है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आपस में राब्ता करते हैं एक सेंट्रोमेयर का दूसरे से, ठीक है। लेकिन ये क्रोमोसोम के साथ भी बाइंड करते हैं। कहाँ बाइंड करते हैं? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इनका कौन सा होता है? ये जो हमारे पास सेंट्रोमेयर होता है ना, इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है किनेटोकोर। इस प्रोटीन के साथ आके मेटाटिक स्पिंडल अटैच होता है। मेटाटिक स्पिंडल ने इस प्रोटीन सेंट्रोमेयर के अंदर ये जो स्पेशल प्रोटीन है, स्पेशल कैनेटोकोर प्रोटीन, इसके साथ आपके मेटाटिक स्पिंडल ने आकर जुड़ना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जैसे हमारे जो हमारा अर्थ है वो ग्रेविटेशनल पुल सेंटर की तरफ खींचती है, उस तरह से ये कैनेटोकोर प्रोटीन के साथ खिंचते चले जाएंगे दोनों माइटोटिक, ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इस तरफ से भी और इधर से भी। ये एक क्रोमोसोम है ये दूसरे से क्रोमेटिड्स हैं। सेंटर में इनका ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर के अंदर प्रोटीन है जिसको हम कहेंगे कैनेटोकोर प्रोटीन, स्पेशल कैनेटोकोर प्रोटीन। नेक्स्ट आपके पास बात होती है टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स बाइंड विद वन क्रोमोसोम। अब मैंने ये कहा यहाँ से भी एक स्पिंडल फाइबर आया, यहाँ से भी एक स्पिंडल फाइबर आया, स्पेशल कैनेटोकोर प्रोटीन जो कि सेंट्रोसोम में थी उसके साथ बाइंड किया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, कैनेटोकोर प्रोटीन के साथ बाइंड किया। सेम ऐसे ही यहाँ से भी दोनों तरफ से आ रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स और आके कैनेटोकोर प्रोटीन जो कि सेंट्रोमियर में है उसके साथ अटैच करके। अब इनके अटैच करने से क्या हुआ? क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स एंड अरेंज अलोंग द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है? इक्वेटर है सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। इक्वेटर है सेंटर ऑफ सेल एंड फॉर्म द मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे दो नई चीज़ें हैं, इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट। अब आपकी बुक कहती है दोनों तरफ से जो आके अटैच करते हैं मेटोटिक स्पिंडल, ये क्रोमोसोम्स जो आपके सेल में पड़े थे, ये रेंडमली पड़े थे, इनको साथ ये मेटोटिक स्पिंडल्स, ये स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच करके इनको सेल के दरमियान में लाइन में इक्वेटर में सेल के सेंटर में अरेंज कर देते हैं और इस अरेंजमेंट को पूरी को हम कहेंगे मेटाफेज प्लेट। ये जो पूरी अरेंजमेंट है ये कहलाती है मेटाफेज प्लेट। ये जो इक्वेटर में क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है ये है मेटाफेज प्लेट। अब हम कंपेयर करें, ये सेंट्रोमेयर से ये ऑपोजिट पोल्स पे चले गए, इन्होंने आके क्रोमोसोम के साथ अटैच किए, अटैच करके इस तरफ से भी इस तरफ से भी स्पिंडल फाइबर्स अटैच करके इसको सेंटर में इक्वेटर में ज्वाइन किया और इनको एक लाइन में ज्वाइन करके इनको बना दिया मेटाफेज प्लेट। ये कहलाती है मेटाफेज प्लेट। अब अगर हम इसको बुक से अगेन रीड करें तो आपकी बुक कहती है कि ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम, ठीक है। दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर वे स्पेशल कैनेटोकोर प्रोटीन आर प्रेजेंट। सेंट्रोमेयर में ये प्रोटीन है, दोनों साइड से टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स आएंगे और एक क्रोमोसोम के साथ अटैच करेंगे। वन क्रोमोसोम ये है
और ये बन गया वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। द स्पिंडल फाइबर्स द क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स इन them along the equator of the cell. This in this way the plate is formed called metaphase plate. ये आपके पास मेटाफेज प्लेट की डेफिनेशन भी है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और ये आपके पास वैसे भी मेटाफेज की भी डिस्क्रिप्शन यही है कि कैनेटोकोर प्रोटीन होती है स्पेशल, जिसके साथ आगे स्पिंडल फाइबर लगते हैं। जब स्पिंडल फाइबर आके कैनेटोकोर प्रोटीन के साथ लगते हैं तो उसको इक्वेटर पे अरेंज कर देते हैं सेंटर में अरेंज करके उनको ये जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। अब नेक्स्ट आपके पास आता है एनाफेज। एनाफेज थर्ड स्टेप है आपके पास। इसको भी सबसे पहले हम अपने नोट से देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं एनाफेज में, फिर हम बुक से रीड करेंगे। इस हालत में था मेटाफेज प्लेट बन गई थी, दो आपके पास सेंट्रोमेयर थे, उनसे स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे जो कि आपके क्रोमोसोम्स के सेंटर में कैनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच थे। अब होता क्या है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद क्रोमोसोम्स पुल टुवर्ड्स द पोल। पोल कहाँ पे है, ये इक्वेटर था जहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी, ये पोल्स हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये जो मेटाफेज प्लेट थी ना, उसमें क्रोमोसोम्स जो थे, अब उनको पोल्स की तरफ खींचा जा रहा है, उनको दोनों को अलग अलग साइड पे खींचा जा रहा है। जैसे टग ऑफ वॉर में रस्सी को दोनों जानिब से, एक जानिब यहाँ से और यहाँ से पकड़ के दोनों को रस्सी से लोग इस तरफ और इस तरफ खींच रहे होते हैं, वैसे एक क्रोमोसोम को सेंटर से अटैच करके स्पिंडल फाइबर से दोनों सेंट्रोमेयर अपनी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, पूरे जोर से इसको खींच रहे होते हैं। ठीक है। अब होता क्या इस खींचातानी के नतीजे में, ये जो एक क्रोमोसोम में टू सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से डिटैच हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। ये ऐसे दोनों अलग हो जाती हैं। ये देखें, दोनों एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम लिया है, वन क्रोमोसोम। ठीक है। सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर्स निकले, उन्होंने इसको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब कैनेटोकोर प्रोटीन जो सेंट्रोमेयर में प्रेजेंट होती है उससे अटैच किया। ठीक है। और दोनों ने जोर लगाया, दोनों ऑपोजिट साइड्स पे खींची और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गई। ठीक है। ये ऐसे, ये अगर आप समझने के लिए बनाना चाहें तो आप ये ऐसे भी बना सकते हैं। ये वन क्रोमोसोम था, तो हुआ क्या, एक सिस्टर क्रोमेटिड इस साइड को चलेगी, इस पोल की तरफ चलेगी, एक सिस्टर क्रोमेटिड इस पोल की जानिब चलेगी। ये मेटाफेज प्लेट है आपके पास, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स इसको खींच रहे हैं। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स इसको पोल्स की तरफ खींच रहे हैं, सारे क्रोमोसोम्स को दोनों तरफ से जोर लग रहा है। ठीक है। दोनों अपनी अपनी जानिब खींच रहे हैं। तो होता क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इवेंचुअली सेपरेट हो जाते हैं। ये वाले इस पोल की जानिब चले जाते हैं, ये वाले इस पोल की जानिब चले जाते हैं। ये होता है एनाफेज में। द स्पिंडल फाइबर्स अटैच विद क्रोमोसोम पुल टुवर्ड्स द पोल्स। ड्यू टू दिस पुलिंग, इस पुलिंग की वजह से, इस खींचातानी की वजह से द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इन दिस वे देर आर टू सिमिलर सेट ऑफ क्रोमेटिड्स। अब मैसेज तो एक ही है, सेम मैसेज, एक इस पोल में चला गया, एक इस पोल में चला गया, मैसेज एक ही है। ठीक है। टू सिस्टर सिमिलर सेट ऑफ क्रोमेटिड्स विच मूव टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल। अब दो सिमिलर सेट ऑफ क्रोमेटिड्स बन गए, एक जैसे क्रोमेटिड्स बन गए दो, जो कि एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया। अब आपके पास आ जाता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में जो चेंजेस होती हैं वो हैं न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स। अब टीलोफेज का बेसिकली काम क्या है, जो जो कुछ प्रोफेज में सेल का खराब हुआ था ना, टीलोफेज ने उसको वापस पूरा करना है। न्यूक्लियर एनवलप खत्म हुआ था, टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवलप बनेगा। ठीक है। कहाँ बनेगा, अराउंड द सेपरेटेड क्रोमोसोम। अब हमारे पास नए क्रोमोसोम्स आ गए, उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवलप बनेगा। दूसरा काम क्या होगा, न्यूक्लियोलस गायब हुआ था प्रोफेज में, न्यूक्लियोलस बनेगा, एक इसमें बनेगा, एक इसमें बनेगा। पहले एक न्यूक्लियर एनवलप था, अब दोनों सेल्स के इर्द गिर्द अपना अपना न्यूक्लियर एनवलप होगा। पहले एक न्यूक्लियोलस था, अब दो न्यूक्लियोलस बनेगा, एक इस सेल में एक इस सेल में, क्योंकि हमारे पास अब दो सेल बन गए हैं। अब क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक टू द क्रोमेटिड। तीसरा काम क्या हुआ था प्रोफेज में, तीसरा काम हुआ था कि हमारा क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा था, वो कंडेंस होके ऐसे हो गया था। ठीक है। क्रोमोसोम बन गया था।
अब क्या होगा टीलोफेज में, अब माइटोसिस की वजह से ये अलग अलग, ये वन सिस्टर क्रोमेटिड, टू सिस्टर क्रोमेटिड, फिर वन सिस्टर क्रोमेटिड, फिर ये टू सिस्टर क्रोमेटिड। अब हुआ क्या माइटोसिस मेटाफेज और एनाफेज में, ये एक यहाँ आ गया, यहाँ से भी एक यहाँ आ गया, ठीक है, ये इस तरफ का इधर आ गया, ये इस तरफ का इधर आ गया। अब दो सेल बन गए, ठीक है। अब ये दोनों सेल्स में जो मैसेज है ना, अब ये दोबारा इस हालत में चला जाएगा, ठीक है, वापस ये क्रोमेटिन बन जाएगा। पहले एक क्रोमेटिन था, अब क्योंकि सेल डिवाइड कर गया है तो ये एक यहाँ पे क्रोमेटिन बन जाएगा, एक ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आपकी बुक ने ये जो क्रोमेटिन डिस्क्रिप्शन में बताया है, आपकी बुक ने टीलोफेज के डिस्क्रिप्शन में कि क्रोमेटिन बनेगा, लेकिन आपकी डायग्राम में, बुक की डायग्राम में ये चीज़ नहीं दिखाई। ये टीलोफेज यहाँ पे इसने ख़त्म किया, इस वजह से हम यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे इसको कि ये डिवाइड हो रहे थे सिस्टर क्रोमेटिड। अब हुआ क्या, आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवलप भी बनना शुरू हो गया, न्यूक्लियोलस भी बन गया, सेंट्रोमेयर भी जो साइड पे था इधर रह गया, साइड पे था इधर रह गया, और ये दो न्यूक्लियर एनवलप्स बन के इवेंचुअली इसी फेज में, आपकी बुक ने नहीं दिखाया लेकिन इसी फेज में ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये वापस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में सेल में बैठ जाएंगे, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस की डिवीजन ख़त्म होगी, न्यूक्लियर एनवलप टूटा, वापस बन गया, न्यूक्लियोलस गायब हुआ, वापस बन गया, सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट हुआ था, एक इस तरफ चला गया, एक इस तरफ चला गया, जो हमारे पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स डुप्लीकेट हुए थे वो एक जानिब चला गया, दूसरा दूसरी जानिब चला गया। अब आपको ये चीज़ मैं दोबारा दिखा सकती हूँ, जो यहाँ पे मैंने कहा था डिटेल में नहीं दिखाऊंगी। ये सेल इवेंचुअली इस हालत में था, ठीक है, इस हालत में, उसके बाद क्रोमेटिन बन गया। अब जब क्रोमेटिन से दोबारा आपका सेल कंडेंस होता है तो वो कंडेंस होते हुए हर सिस्टर क्रोमेटिड को एक पेयर दे देता है, उसको क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। माइटोसिस के एंड पे ये एक एक रह जाते हैं अकेले अकेले, लेकिन जब नेक्स्ट डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर करता है तो वो अपनी कॉपीज बनाता है, वो कॉल जब करता है तभी अपना आप जो कंडेंस कर रहा होता है, कंडेंस करते हुए ही अपनी कॉपी साथ साथ बना लेता है, क्योंकि उसको पता है कि वो क्यों कंडेंस कर रहा है, वो कंडेंस कर रहा है क्योंकि उसने आगे सेल को डिवाइड करना है, तो वो पहले ही अपने लिए एक मैसेज की कॉपी बना लेता है ताकि हर सेल के पास अपना मैसेज, अपनी जो इन्फॉर्मेशन, अपना डाटा वो मौजूद हो। यहाँ पे हमारा टीलोफेज, अगर हम एक दफ़ा बुक से डिस्कस कर लें कि टीलोफेज में, इन दिस फेज न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस फॉर्म्स, ठीक है, बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। ये तीन चीज़ें जो प्रोफेज के पहले पैराग्राफ में ख़त्म हुई थी, ठीक है, वो दोबारा बन गई टीलोफेज में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसकी दो मेजर हेडिंग्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। ये सेल डिवीजन का फर्स्ट स्टेप है, ये सेल डिवीजन का लास्ट स्टेप है। इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर मैसेज को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे बनती है कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एनिमल सेल के केस में, और सेल प्लेट प्लांट सेल के केस में। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म। अब स्पिंडल फाइबर का तो आपको पता है कैसे बनती है। कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग का और सेल प्लेट का हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जब सेल मल्टीप्लाई कर रहा होता है, उस टाइम पे जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। अब हमें पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में है, इस वजह से इनके साइटोप्लाज्म के डिवीजन का तरीकाकार फ़र्क है। अब एनिमल सेल में क्या होता है, फरो डेवलप्स। फरो मतलब अंदर एक बेंड आ जाता है, ठीक है, फरो बेंड डेवलप्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर, इक्वेटर सेंटर, सेंटर में एक बेंड सा आ जाता है, ठीक है, फरो एट इक्वेटर, जो बेंड आ रहा है इसको कह रहे हैं फरो। एट दिस फरो साइटोप्लाज्म हैज़ अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। अब इस फरो में होता क्या है, जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पड़ा है साइटोस्केलेटन, ठीक है, साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स
और मौजूद हैं। अब स्पिंडल फाइबर हमें पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म के डिवीजन के टाइम माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है, वो यहाँ आके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो यहाँ से बेंड बना हुआ है, फरो बना हुआ है, दूसरा ये सारे माइक्रोफिलामेंट्स जहाँ आके इकट्ठे हो गए। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में होता है ये जो रिंग है, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, फरो मूव्स इनवर्ड्स। अब ये जो रिंग है, ये समझे एक रिंग है, ठीक है। ये रिंग ये सेंटर में पड़ी है सेल के, ये एक इस तरफ सेल एक इस तरफ सेल, ये रिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट की मतलब ऐसे ये गैप अंदर का बंद हो गया रिंग्स का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की एंड पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू, ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट की छोटी हुई, थिक हुई, आपस में जुड़ी, यहाँ से ये बेंड और बढ़ता गया और यहाँ से एक फोर्स लग रही है बेंड को, ये जो फरो था उसको अंदर की तरफ इनवर्ट की तरफ खींचने को, फरो मूव्स इनवर्ट। दूसरा ये जो रिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और ये इवेंचुअली ये दो सेल बन गए, ये जो साइटोप्लाज्म था वो और सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन दोनों की अलग होगी, ये किधर चली गई, एक इधर चली गई। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में आपको पता है कि हमारे पास गोल्जी ऑपरेटर्स बनाते हैं वेजिकल्स एट द मिडल। अब आपको पता है गोल्जी ऑपरेटर्स कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना गोल्जी ऑपरेटर्स, ठीक है। ये पिंक वाला सारा गोल्जी ऑपरेटर्स है, ठीक है, ये है गोल्जी ऑपरेटर्स। और गोल्जी वेजिकल्स कैसी होती हैं, ये ऐसी वेजिकल्स होती हैं। अब होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स सेंटर में आ जाता है सारा का सारा प्लांट सेल का, और वो बनाता है ये ब्लैक वाली वेजिकल्स जिनको हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल्स। अब ये जो वेजिकल्स होती हैं ये आपस में मिलती हैं, आपको पता है वेजिकल्स मिल जाती हैं, फ्यूज़ कर सकती हैं। वेजिकल्स में कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्यूज़ कर सकती हैं सेल सरफेस के साथ भी, किसी और सेल के साथ जुड़ के उसके साथ फ्यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो वेजिकल्स होती हैं सेंटर में, ये आपस में मिल जाती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं, फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। ये सारी वैक्यूल्स आपस में जुड़ी और ये फ्रेगमोप्लास्ट बना दिया। आधे गोल्जी ऑपरेटर्स इधर रह गए, आधे इधर रह गए, और इस सेंटर में बड़ी सी फ्यूजन ऑफ वेजिकल से बनी फ्रेगमोप्लास्ट। अब होता क्या है मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, इसकी जो आउटर सरफेस है ये फ्यूज कर जाती है सेल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाती है एंड रिजल्ट्स इन टू डॉटर सेल। मतलब एक ये फ्रेगमोप्लास्ट है सेंटर में, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इसके साथ इवेंचुअली जुड़ जाती है और होता क्या है, इधर एक सेपरेशन आ जाती है, इधर दूसरी आ जाती है, और ये इवेंचुअली दो सेपरेट प्लांट सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। इस हालत में आ जाते हैं। अब यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट की थी, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन फ्यूज़ की, ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट वेजिकल्स फ्यूज़ की टू फॉर्म फ्रेगमोप्लास्ट। फिर जो फ्रेगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन थी वो फ्यूज़ की मतलब जुड़ी या मिली, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं। अब अगर हम बुक से रीड करें, इट इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पहली इसके बाद आपके पास साइटोकाइनेसिस की हेडिंग आ जाएगी एनिमल सेल, दूसरी हेडिंग आ जाएगी इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, अ फरो डेवलप्स इन दिस सेल मेम्ब्रेन एट इक्वेटर सेंटर में दिस फरो at this furrow cytoplasm has a ring of microfilaments. The ring contracts and furrows moves inward. ring जो है वो सिकुड़ती है और फरो अंदर की तरफ जाता है और दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, गोल्जी ऑपरेटस जो है वो सेंटर में जाके वेजिकल्स बनाता है। ये देखें, ये गोल्जी ऑपरेटर सेंटर पिंक वाला है और वेजिकल्स ब्लैक वाली हैं, ठीक है। और ये वेजिकल्स फ्यूज़ करके बनाती हैं एक प्लेट जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। अब एक प्लेट है जिसको कहा है फ्रेगमोप्लास्ट और एक प्लेट थी जिसको हमने कहा था मेटाफेज। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये फ्रेगमोप्लास्ट है, द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड। प्लेट, ये जो प्लेट है ये बाहर की तरफ जाती है और ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होके दो डॉटर सेल्स बना देती है,
ये आपकी बुक में डायग्राम है, ये रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स है। ये सेम डायग्राम सेम कलर्स के साथ मैंने बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये माइटोसिस का टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। ये डायग्राम भी इंटरफेस से होते हुए प्रोफेस, प्रोफेस में हमारे पास जो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हुआ, फिर मेटाफेज प्लेट बनी, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, फिर यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस दोबारा बन गया और इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस हुई और ये सेल सेपरेट होके टू डॉटर सेल्स बना गया। ये हमारे पास यहाँ पे माइटोसिस का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और दूसरा एरर्स इन माइटोसिस, ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास मियोसिस का चैप्टर टॉपिक आ जाएगा। आई होप आपको समझ लगा होगा। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक दफ़ा अगर आपको समझ लग जाए तो बहुत ही मज़े का भी टॉपिक है। आई होप आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।